जो भी ये वीडियो देख रहा है वो मेहरबानी करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। अगर आपको हमारी कहानियाँ और वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल की सपोर्ट करना ना भूलें ताकि आने वाली एक साथ भी आप तक पहुंचती रहे। मैं वॉशरूम गया और नहाकर बाहर निकला तो ज़ेब मुस्कुराते हुए मुझे तौलिया दे रही थी। मैंने हंसते हुए कहा कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? वो बोली कि गिलबानो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने मुस्करा कर कहा कि वो एक अच्छी और सादा लड़की है। इस बात पर ज़ेब ने थोड़ा सा नाराज़ होने का अंदाज अपनाया और कहा कि लगता है तुम्हें वो बहुत पसंद आ गई है। मैंने इसे समझाते हुए कहा कि तुम बिलावजा नाराज़ हो रही हो, तुम तो मेरी अपनी हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसी दौरान गिलबानो दोबारा वहाँ आ गई। इसने सफ़ेद फराक पहन रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता पश्तो गाना गुनगुना रही थी। इसने आकर बताया कि मुराद भाई बुला रहे हैं और कहा कि पहले नाश्ता कर लो क्योंकि उन्हें शहर जाना है। इसकी बात सुनकर हम दोनों मुस्करा दिए। ज़ेब ने मजाक में कहा कि आज भी तुमने यही फराक पहन ली है, कुछ और ड्रेस पहन लेती। गिलबानो ने हंसते हुए कहा कि आज यही लिबास ठीक है। मैं नीचे आया तो मुराद भाई अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहे थे और बाकी लोग भी चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैं सीधा किचन की तरफ गया जहां ज़ेबा गिल चाय बना रही थी। इसने मुझे देखकर कहा कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाहर जाकर चारपाई पर बैठो, मैं वही नाश्ता ले आती हूँ। ज़ेबा गिल दरअसल गिलबानो की छोटी बहन थी और ज़रा तेज़ मिजाज भी थी, इसलिए मैं खामोशी से बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो 2 नान और चने ले आई। मुझे वाकई बहुत भूख लगी हुई थी। अभी मैंने नाश्ता शुरू ही किया था कि गिलबाज भाई आ गए। मैंने उन्हें भी नाश्ता करने की पेशकश की तो वो हंसते हुए बोले कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं। मैंने पूछा कि तुम्हारी ज़ैनब नहीं आई? वो बोले कि अभी इसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मुराद भाई आ गए और बताया कि हमें शहर जाना है। इसके बाद हम सब एक गाड़ी में शहर की तरफ रवाना हो गए। हमारे साथ चचा गामा भी थे। सुबह का वक्त था, लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे और हम लोग जीटी रोड के रास्ते शहर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चचा गामा ने मुराद भाई से पूछा कि हैदर के इम्तिहान का क्या बना, वो पास हुआ या नहीं? मुराद भाई मुस्कुराते हुए बोले कि वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि अच्छी पोजीशन भी ले आया है। ये सुनकर सब खुश हो गए और गाड़ी में हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ देर बाद हम मंडी पहुंच गए। वहां मालूम हुआ कि मुल्क में जारी हालात की वजह से प्याज और सब्जियों की कमी हो गई है और कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बहरहाल हमने ख़रीदारी मुकम्मल की और वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव में स्कूल के मैदान में वलीमे के लिए बड़ा इंतज़ाम किया गया था। कैनोपी लगाई गई थी और खाने का पूरा बंदोबस्त था। गांव के मशहूर बावर्ची चचा शीको नाई को खाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने उनसे कहा कि आज ऐसा मज़ेदार खाना बनाएं कि सब लोग तारीफ करते रह जाएं। चचा शीको मुस्करा कर बोले कि हमारा खाना सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग और बच्चे भी शौक से खाते हैं। इसी दौरान मैं मोबाइल देखने लगा तो परिचय के पैगामात आए हुए थे।
वो बार बार पूछ रही थी कि अब कहाँ हैं और आज डेरे पर क्यों नहीं आए। मैंने इसे बताया कि आज वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ और इसे भी दावत दी है। इसने बताया कि शायद उसके वालिद और भाई आएं, लेकिन वो खुद शायद ना आ सके क्योंकि इसकी वालिदा ने मना किया है। मैंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो ज़रूर आना क्योंकि मैं तुम्हें देखने का मुंतज़िर हूँ। इसने जवाब दिया कि वो वदा तो नहीं कर सकती मगर कोशिश ज़रूर करेगी। इसी दौरान दोपहर का वक्त हो गया। चचा शीको ने कहा कि चावल भिगोने के लिए एक बड़ा टब चाहिए। मैं टब लेने के लिए इधर अलिफादेर देखने लगा तो मुझे चचा गामा नजर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे घर से ले आओ, मैं कह देता हूँ दे देंगे। मैं उनके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया तो शहजादी बाहर आई। इसने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि पानी वाला बड़ा टब चाहिए जो पकवान वालों को दरकार है। इसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आने को कहा। फिर गैलरी की तरफ इशारा करते हुए बोली कि वो सामने रखा है, उठा लो। मैं टब लेने के लिए आगे बढ़ा और वलीमे की तैयारियों के बारे में सोचते हुए वापस मैदान की तरफ चल पड़ा। वहाँ सब लोग मसरूफ़ थे और तकरीब शुरू होने का इंतज़ार किया जा रहा था। मैं गैलरी की तरफ बढ़ा तो वाकई वहाँ एक बड़ा सा टब रखा हुआ था। मैंने टब उठाया और शहजादी का शुक्रिया अदा किया। वो मुस्कुराते हुए बोली कि अगर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मैंने हंसते हुए कहा कि फ़िलहाल तो यही काफ़ी है क्योंकि बाहर सब लोग वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं टब लेकर वापस स्कूल के मैदान की तरफ आ गया जहाँ खाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। चचा शीको और उनके साथ काम करने वाले लड़के मसरूफ़ थे। कोई प्याज काट रहा था, कोई सब्जियां तैयार कर रहा था और कोई चूल्हे में आग तेज कर रहा था। मैंने तब उनके हवाले किया तो चचा शीको ने खुश होकर कहा कि अब काम आसान हो जाएगा। मैदान में आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी आने लगे थे। कुछ लोग कुर्सियां लगा रहे थे और कुछ स्टेज की सजावट को आखिरी शक्ल दे रहे थे। मैं भी थोड़ी देर तक उनके साथ काम में हाथ बटाता रहा ताकि सब इंतज़ाम वक्त पर मुकम्मल हो जाए। इसी दौरान मुराद भाई भी वहां आ गए। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बोले कि लगता है तैयारी अच्छी हो रही है। मैंने कहा कि बस चंद चीज़ें बाकी हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। मुराद भाई ने इत्मीनान से सर हिलाया और दूसरे कामों का जायज़ा लेने लगे। कुछ ही देर में चचा गामा भी मैदान में पहुंच गए। वो हंसते हुए सबको हिदायत दे रहे थे और कभी-कभी खुद भी हाथ बटा देते थे। उनकी मौजूदगी से माहौल मज़ीद खुशगवार हो गया था क्योंकि वो हर बात को मज़ा के अंदाज में कहते थे और सब लोग हंसने लगते थे। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी मगर उसके बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हो रहा था। हर कोई चाहता था कि तकरीब बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो। मैंने एक तरफ खड़े होकर पूरे इंतज़ामात को देखा तो दिल को सुकून हुआ कि सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है। इसी दौरान मुझे मोबाइल पर एक पैगाम आया। ये परिचय का पैगाम था। इसने लिखा था कि शायद वो थोड़ी देर के लिए आ सके। ये पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
मैंने जवाब दिया कि अगर तुम आ सको तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। अब खाने की खुशबू भी फैलने लगी थी और लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे और बुजुर्ग एक तरफ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यूं लग रहा था कि पूरा गांव इस खुशी में शरीक है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर सब कुछ इसी तरह ठीक चलता रहा तो आज का दिन वाकई यादगार बन जाएगा।